नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। आमतौर पर आप सभी अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो कमेंट्स करते हैं कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई ऐसी पुस्तक हो, जिसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हों, कवियों के बारे में दिया गया हो, जिससे कि पंक्तियों पर आधारित कवियों पर आधारित सवाल पूछा जाए, तो हम आसानी से वहाँ पर कर पाएँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको लेकर हमने कई पुस्तकों की चर्चा की है, ख़ास तौर से इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शामिल रहा है। लेकिन हाल-फिलहाल में मुझे एक पुस्तक मिली, जिसमें कि पंक्तियों को और कवियों को एक जगह दिया गया था। तो मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को इस पुस्तक के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैं किसी कोर्स के बारे में नहीं बातचीत करता हूँ, किताबों के बारे में बातचीत करता हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा मानना है कि कोर्स हमेशा अधूरा होता है, नोट्स हमेशा अधूरे होते हैं, किताबें पूरी होती हैं। ख़ास तौर से वो किताबें जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रीढ़ होती हैं, जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो पठन-पाठन के क्रम में जैसे भी कोई अच्छी किताब मिलती है, तो मुझे लगता है कि आप सभी से उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँ। वैसी एक किताब मिली हुई है, जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनमें हिंदी साहित्य की काव्य पंक्तियों से रिलेटेड, कवियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, उम्मीद यही हो सकती है कि वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आ सकते हैं, जो कि आपके प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, नवोदय, राजस्थान ग्रेड से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, बीपीएससी ट्री और अपने-अपने राज्यों के आप प्रवक्ता परीक्षाओं को ध्यान में रख सकते हैं। ये पुस्तक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आप देखते हैं कि पंक्तियों और कवियों से रिलेटेड प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। उसके दृष्टिकोण से भी ये किताब महत्वपूर्ण है। सीईटी, पीजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये किताब महत्वपूर्ण है। पीएचडी एंट्रेंस अगर आप देना चाहते हैं, जो कि अभी यूजीसी नेट से रिलेटेड नहीं है, अलग-अलग जो विश्वविद्यालय हैं, वो अपना सेपरेट फॉर्म निकालते हैं। उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये किताब महत्वपूर्ण है। ये किताब आप कैसे पढ़ेंगे कि आप ओल्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को भी हल कर पाएँ और न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को भी हल कर पाएँ। तो दोनों तरीके से मैं बताऊँगा इस किताब को पढ़ने का जो सही ढंग क्या उसको लेकर। तो उम्मीद है कि जिस किताब पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, उसको लेकर आप सभी के मन में एक उत्सुकता ज़रूर आ रही होगी कि आखिरकार वो किताब कौन-सी है, जो कि हम लोगों के पास नहीं है और तमाम टीचर्स जो दावे पेश करते हैं कि वो टॉप फैकल्टीज़ हैं या फिर उनके विद्यार्थी अलग-अलग जगहों पर हैं। उन लोगों ने भी इस किताब के बारे में नहीं बताया होगा क्योंकि बताने के पहले पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, खोजने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक ऐसे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो कि कोर्स नहीं बल्कि किताबों के बारे में चर्चा करता है ये चैनल और कोशिश यही करता है कि आपका ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, वो पूरा हालाँकि नॉलेज तो कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन उस पूरे होने की स्थिति में रहे। तो इसीलिए हम किताबों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं और उम्मीद के साथ करते हैं कि आप इसका लाभ उठाएँगे। तो चलते हैं वो किताब कौन-सी है देखते हैं। इस किताब को हमने काशी विश्वनाथ मंदिर वीटी पर देखा था और मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी। कविता का शुक्ल पक्ष नाम से ये किताब है। इसके संपादक के तौर पर आप देखेंगे तो बच्चन सिंह और अवधेश प्रधान। हिंदी साहित्य के 2 महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। बच्चन सिंह वही बच्चन सिंह हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है और अवधेश प्रधान का नाम जब भी आता है, तो बीएचयू की पहचान से उनको जोड़ दिया जाता है और सही मायने में हिंदी विभाग में कुछ अध्यापकों का नाम लिया जाएगा अगर समकालीन में, तो उसमें अवधेश प्रधान का नाम पहले आ सकता है और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर उनसे पढ़े भी होंगे। तो इस किताब में कविता का शुक्ल पक्ष नाम से किताब निकली हुई है और इसमें बताया गया है कि ये कविताएँ आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथों में, निबंधों में जहाँ भी कुछ कविताओं का उल्लेख किया है, उन कविताओं का एक जगह
संग्रह डॉक्टर बच्चन सिंह और अवधेश प्रधान ने किया हुआ है। तो आपको अलग-अलग किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर आप अपने पास रखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उन कविताओं को, उन रचनाओं को या फिर जो पंक्तियाँ हैं, उनको अच्छे से न कैच कर पा रहे हों या फिर पकड़ ना पा रहे हों। तो ये किताब ऐसी है कि आप अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते ऊब गए हैं, तो ये किताब आपके लिए काम में आ सकती है। आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ा सकती है। क्योंकि मैं शिक्षक के तौर पर और अपने अंदर परीक्षार्थी का गुण भी रखा रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं अपने को आप लोगों की जगह पर रख कर देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये किताब अगर कोई पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ उसको बोरियत महसूस नहीं कराएगा, बल्कि उसमें उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, बच्चन सिंह का तो हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक काल से रिलेटेड जो उनकी पुस्तक है उसको पढ़ा, आलोचना के बीज बिंदु को पढ़ा, साहित्य का समाजशास्त्र उपन्यास से रिलेटेड कई सारी किताबें हमने पढ़ी। तो इनको एज़ ए मैं लेखक के तौर पर ही देखा, लेकिन अवधेश प्रधान की जब मैं चर्चा कर रहा था और इनको मैं बीएचयू की पहचान से जोड़ रहा था, तो हो सकता है कि हमारे कई ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े होंगे, जिन्होंने बीए और एमए की कक्षाओं में अवधेश प्रधान से पढ़ा होगा। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों में रहा, जब मैं बीए कर रहा था बीएचयू से, तो इनका क्लास मेरे सेक्शन में नहीं लगा हुआ था, लेकिन अलग-अलग जगहों पे मैं जाके इनका जो भी भाषण इत्यादि होता था, सुनता था। लेकिन बहुत ज़्यादा निकटता नहीं हो पाई और मेरा स्वभाव भी उस तरीके का नहीं था कि मैं शिक्षकों से निकटता तक पहुँच पाऊँ। क्योंकि अंतर्मुखी लोगों को लोग अ, लंबी रेस का घोड़ा नहीं मानते। उनको लगता है कि ये तो चुपचाप रहता है, आगे क्या करेगा? वाचाल किस्म के लोग जो रहते हैं, जो कहानियाँ इत्यादि ज़्यादा गढ़ते हैं, उनसे शिक्षक ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट और ख़ास तौर से बीए के विद्यार्थी ज़्यादातर निकट नहीं हो पाते हैं, जब तक आप मास्टर और पीएचडी न करें। तो अवधेश प्रधान को हमने भी दूर से ही सुना होगा। लेकिन इस किताब के माध्यम से मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा काम इन लोगों ने किया हुआ है। राजकमल प्रकाशन से किताब प्रकाशित हुई है और इसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ₹150 का है, तो आप देख लेंगे इसमें जो भी डिस्काउंट है, उस हिसाब से मिल जाएगी किताब, ठीक है? तमाम किताबें आपने रखी हैं, इधर-उधर के कोर्सों को आपने खरीदा हुआ है, ऑफरों के बावजूद भी ₹150 का कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएँ, जो कि आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लाए। आप कल्पना कीजिए, जो भी टीचर्स प्रोफेशनली यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, अगर वो किसी एग्ज़ाम में बैठ जाएँ तो शायद उस एग्ज़ाम को निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो केवल आके अभिनय करते हैं। पढ़ने वाले टीचर आपको बहुत कम मिलते हैं और यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जो भी चीज़ें आपको सही चीज़ बताई जाए और सही गाइडेंस दिया जाए। अच्छी चीज़ों के पास पहुँचने में थोड़ा वक़्त लगता है, इसलिए मेरे पास भी बच्चे थोड़ा धीरे-धीरे पहुँच पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो बहुत गंभीर बात करने वाले टीचर हैं, तो हमें थोड़ा मनोरंजन वाला टीचर चाहिए। तो विद्यार्थी चले जाते हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि मनोरंजन क्या होता है? क्षणिक होता है। गंभीरता लंबे समय तक आपको आगे तक ले जा सकती है। अब देखिए, ये किताब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लिखी गई है। शुरुआत में ही बताया गया कि आम तौर पर यह धारणा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति का जो अध्ययन अध्यापन होता है, वह अधिकतर रूढ़िग्रस्त और उबाऊ हो गया है। उसी चीज को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, उसके पहल के अनुसार पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से और नए दृष्टिकोण से इस पुस्तक का संकलन किया गया है, ताकि आप ताजा तरीन होते हुए अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें। तो बड़ी-बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब हम इसके इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? इंडेक्स में आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल से लेकर छायावाद तक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है और उसी के समानांतर उनके जो भी और आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं, जिसमें त्रिवेणी का नाम आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने निबंधों का संकलन देखा होगा, जिसमें चिंतामणि के 4 भाग हैं। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब थे, तो चिंतामणि भाग 1 ही था। इसके बाद अलग-अलग लोगों ने इसको संपादित किया है। तो जहाँ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविताओं का, रचनाओं का उल्लेख किया है, इन दोनों संपादकों ने उसको एक जगह रख दिया है। अब ये किताब जब आप पढ़ेंगे,
या फिर खरीदेंगे, तो कैसे सही तरीके से पढ़ना है, उसको आपको देखना है। इंडेक्स से ही आप किसी भी एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, केवल इंडेक्स से। जैसे मान लीजिए आपको आदिकाल पढ़ना है, आपने तमाम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ लिया है, लेकिन आदिकाल को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे आदिकाल को, तो आदिकाल में खास तौर से 2 तरीके के ग्रंथ मिलते हैं, अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य। अब एकदम से चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि आदिकाल का जो साहित्य है, या तो अपभ्रंश काव्य में बटा हुआ है या फिर देशभाषा काव्य में बटा हुआ है। आप कितने बड़े-बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप भटकते रहेंगे कि कोई अच्छी बुक मिल जाए, कोई अच्छा कोर्स मिल जाए, कोई ऑफर वाला कोर्स मिल जाए, आप परेशान रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे मैं आपको जादू के मंत्र की तरह बताने की कोशिश किया कि आदिकाल जब मैं बोलूँगा या फिर कोई भी बोलेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य। सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कौन-कौन से कवि हैं? नाम दिया गया है, सरापा, लुइपा, विरूपा, कणप्पा, कुकुरिप्पा, तांतिपा, देवसेन, पुष्पदंत, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर, शारंगधर, ठीक है? विद्यापति, इन लोगों का नाम दिया गया है इसमें। विद्यापति ने शुरुआत में कुछ रचनाएँ अपने अपभ्रंश में भी रखी हुई हैं। अब मान लीजिए नए पैटर्न पे सवाल आ जाता है, एक सवाल दे दिया और फिर 3-4 कवियों का नाम दे दिया, मान लीजिए 5 कवियों का नाम दे दिया, ए से लेकर ई तक, और फिर सही कूट पूछ रहा है कि इसके आधार पर सही कूट बताइए कि कौन-सा इसमें है, ए, बी, सी 3 आपको चुनने के लिए दे दिया। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अपभ्रंश काव्य में फला-फला है, तो कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है? चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं किस इंटेंशन से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और हमने जो भी अभी तक कमाया है, ज्ञान को कमाया भी जाता है ना? अर्न किया जाता है। तो जो हमने अर्न किया है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपभ्रंश काव्य आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिद्ध और नाथ दोनों तरीके के कवि शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। देश भाषा काव्य की बात की जाए, तो इसमें नरपति नाल, चंद बरदाई यानी रासो काव्य जो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है? श्रीधर, खुसरो, विद्यापति। तो एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आदिकाल जो है, वो भाषा के दृष्टिकोण से अपभ्रंश और देश भाषा काव्य में बटा हुआ है। इन दोनों श्रेणियों में कौन-कौन है, आपने देख लिया। बाकी आप रचनाओं को अच्छे से जानते हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। स्ट्रक्चर बस आपको क्लियर करके रखना है। ये तो हो गया आदिकाल। अब ये जो पुस्तक है, इसमें सबकी कविताएँ दी गई हैं। नाम तो हमने बता दिया, लेकिन जब ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो सबकी कविताएँ हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ कवियों की कविताओं को नीचे बताऊँगा अभी। ठीक है? तो आदिकाल समझ में आ गया। अब बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल चूँकि अखिल स्तर पर फैला हुआ था, केवल उत्तर भारत में नहीं था। इसमें अखिल भारतीय स्वरूप दिखाई पड़ता है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक। तो इसमें अलग-अलग धाराएँ रही हैं, शाखाएँ रही हैं। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। जैसे निर्गुण धारा, जिसको कि ज्ञानाश्रयी भी कहा जाता है, जिसमें नामदेव, कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर आनंद। सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से निर्गुण धारा के कवि कौन-कौन से हैं? आपको एबीसी नए पैटर्न का मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली आएगा, सीधा-सीधा आएगा ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, तो आप तो कर लेंगे। लेकिन नए पैटर्न पे मान लीजिए इसी में से 5 नाम दे देता है और उसमें से 3 नाम हैं जो कि निर्गुण धारा से रिलेटेड हैं, तो आप तो कैच कर लेंगे। अब जैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नामदेव निर्गुण से हैं, कबीर जानते हैं कि निर्गुण से है, रैदास निर्गुण, धर्मदास निर्गुण, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, ये लोग निर्गुण धारा से जुड़े हुए हैं। जब निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा में भी देख रहे हैं आप कि 2 तरीके की धारा है, मतलब शाखा है। इसमें एक ज्ञानाश्रय है, दूसरा है प्रेमाश्रय है। ये भक्ति काल की खास विशेषता रही है कि जो भी इतिहासकारों ने कवियों का विभाजन इस तरीके से किया है। निर्गुण होते हुए भी ज्ञानाश्रयी हैं, जिनकी रचनाओं में ज्ञान पर जोर दिया गया है। निर्गुण होते हुए प्रेमाश्रयी हैं, यानी कि जिनकी रचनाओं में प्रेम को केंद्र में रखा गया है। ज्ञान और प्रेम, दोनों आप देख रहे हैं कि अ, आपके जीवन से भी जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो कहा गया कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसा नहीं है कि
ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रेम को महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको कि हम सूफी काव्य भी कहते हैं, उसमें जो भी कवि हैं, कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, तो इनको याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर हालत में। इंडेक्स के बहाने मैं आपको संक्षेप में हिंदी साहित्य का इतिहास भी बता रहा हूँ, शायद आप इसको कैच कर पा रहे होंगे। अब भक्ति काल में एक और धारा चलती है जिसको बोलते हैं सगुण धारा। निर्गुण और सगुण के शाब्दिक अर्थों को आप अच्छे से जानते होंगे कि निर्गुण में ब्रह्म को माना गया कि इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, ये सारी चीजों से ऊपर है। लेकिन सगुण में सब चीजें मानी गई, जिसमें दो शाखाएं आती हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। एक धारा है जो कि राम को मानती है और एक धारा है जो कि कृष्ण को मानती है। अब राम भक्ति शाखा में कौन कौन है? रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। एक बार मुझे याद है कि यूपीएचएससी में एक सवाल पूछा गया था कि राम भक्ति शाखा के कौन से कवि नहीं है। तो आप अगर वन लाइनर किताबें नहीं भी पढ़ते हैं, इस इंडेक्स को देख लेते हैं, आराम से आप बता देंगे कि कौन कौन राम भक्ति शाखा में है। अभी तक हम तुलसीदास को ही ज्यादातर जानते हैं, लेकिन रामानंद एक ऐसा व्यक्तित्व उस जमाने में थे जिसमें कि सगुण और निर्गुण दोनों शाखा के लोग रहा करते थे शिष्य के तौर पर। लेकिन मुख्य रूप से रामानंद किस धारा से हैं? सगुण के राम भक्ति शाखा से हैं। इसके बाद तमाम कवियों का नाम दिया गया। इसी तरीके से आपको कृष्ण भक्ति में देखना है, बैजू बावरा, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मनमोहन, एक और सूरदास नाम का इसमें, श्री भट्ट, हरिराम व्यास, रसखान, ध्रुवदास, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि। नॉर्मली जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाएं हाथ का खेल, लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट थोड़ा देर से क्लियर होता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो ये आपके लिए रिवीजन के तौर पर। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि 60 से 70% हमारे विद्यार्थी हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से जानते हैं, 10-15% यहाँ से उनको फायदा मिलता है और वही जाकर वो परीक्षाओं में लीड कर जाते हैं। ये चीज है। भक्ति काल में फुटकल रचनाएं भी लिखी गई, जिसमें अकबर, छीहल, लालदास, कृपाराम, नरहरि बंदी जन, नरोत्तम दास, आलम, टोडरमल, बीरबल, गंग, मनोहर, यानी गंग आप देख रहे हैं कि फुटकल कवियों में नरोत्तम दास का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सुदामा चरित लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कौन कौन से रचनाकार किस चीज से जुड़े हुए। अभी हाल ही में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें एक सवाल पूछ लिया गया था कि कृष्ण भक्ति के संप्रदायेतर कवि कौन है, तो उसमें नरोत्तम दास का नाम था। आपको ये सारी चीजें बहुत कम टीचर बताएंगे आखिरकार, अगर मैं कहूँ यूट्यूब पे, तो क्योंकि वो तो ये मानकर चले हैं कि अब उनको परीक्षाएं देनी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो समय समय पे, खासतौर से अभी तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और राज्य विश्वविद्यालयों में जो भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं वहां पर मैं प्रयासरत रहता हूँ कि अच्छे बच्चों के बीच में जाऊं, अच्छे लोगों के बीच में जाऊं। बाकी आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और जो आपने प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया बल्कि प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और उसके लिए तो मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, वो कभी चुका नहीं पाऊंगा। तो कोशिश रहती है, और कोशिश से क्या होता है, अनुभव बढ़ता है। हमारे पास क्या है, अनुभव ही तो है। बाकी जितनी भी किताबें हैं मेरे पास हो, आप लोगों के पास भी है, बस एक जो जुड़ाव है और जो एक साथ है वो आपके मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही सहयोगी हो सकता है, आपको उत्साहित कर सकता है। यही चीज है और बाकी कोई नई चीज यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब इसमें और भी कवियों का नाम है, जैसे कि केशव दास का भी नाम आ गया इसमें, जमाल, बलभद्र मिश्र। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो केशव दास को कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये रीति काल के हैं या भक्ति काल के। ठीक वैसे ही जैसे विद्यापति से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, तो इन लोगों के लिए एक शब्द इतिहासकारों ने रखा है, संक्रमण काल के। अब जब नहीं कोई चीज क्लियर हो तो संक्रमण काल कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसी में रहीम का नाम है। ठीक है, तमाम नाम है यहाँ पर, आप देख लीजिए, सेनापति हो गए, पोकर कवि, सुंदर, लालचंद, ईश्वरदास, ये सभी अन्य फुटकल कवियों में है।
अब रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। रीतिकाल की जब भी चर्चा की जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि रीति ग्रंथकारों की बात की जाएगी, जिनको हम रीतिबद्ध कहते हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि रीतिबद्ध का मतलब क्या है? रीतिबद्ध जिसमें रस, अलंकार, छंद, जो सर्वांग गुण है, खासतौर से काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका अनुपालन करना। कहा जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र जब चल रहा था, रस से लेकर वक्रोक्ति तक, उसके आधार पर रचनाएं लिखी जा रही थी, बनाई जा रही थी, सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद रीतिकाल एक ऐसा कालखंड है जिसमें फिर से काव्य शास्त्र का उभार हुआ। बीच में आप देखेंगे आदिकाल, भक्ति काल में इस तरीके का बहुत नहीं है, लेकिन रीतिकाल में एक बार फिर से काव्य शास्त्रीय गुणों का, रूपों का उसमें उभार होता है। आपने इसको महसूस भी किया होगा कि जितने भी रीतिकालीन कवि हैं, रस और अलंकार दोनों को लेकर काफी उन्होंने काम किया है। उसमें छंद को भी आप जोड़ सकते हैं, जिसमें कवियों का नाम है चिंतामणि, बेनी, जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र। अगर मैं इसको पूरा पढ़ते जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप केवल इस किताब का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए कि आपको ये कितना फायदा पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो पूरा इसमें क्लियर दिया हुआ है। फिर अन्य कवियों में कुछ कवि हैं रीतिकाल के, जिसमें बनवारी, सबल सिंह चौहान, बृंद के नीति परक जो दोहे हैं काफी फेमस रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं विश्वनाथ सिंह, तमाम इसमें कवि हैं, सूदन का नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किताब मुझे लगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर रामचंद्र शुक्ल का नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इसको भी थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको खरीद ही लेना है, एक बार बुक शॉप पर जाकर देखना है और आपके अंदर की आवाज आए तभी इसको खरीदना है। आपको लगे कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि से काम चला लूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मुझे कोई ना कोई नई चीज आपको बतानी है और आपके मंजिल को और क्लियर करना है। जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसको क्लियर करना है। इसी में दक्कनी हिंदी और उर्दू के कुछ कवियों की भी बात की गई है, जिसमें वजही, नसरती, अफजल, वली। कई बार सवाल यहाँ से भी आ जाता है, तो इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। आधुनिक काल देखेंगे कि ये भी कई धाराओं में और उत्थानों में बटा हुआ है। खासतौर से पुरानी धारा के अंतर्गत राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि और दुलारे लाल भार्गव। अब देखिए इस इंडेक्स को देखने के बाद अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जैसे आधुनिक काल में नव जागरण को लेकर काफी काम हुआ है, अलग अलग लेखकों को ध्यान में रखते हुए भी, और जो उपेक्षित रह गए उनको भी आप एक टॉपिक बना सकते हैं कि हिंदी नव जागरण और प्रताप नारायण मिश्र, इस टाइप से भी टॉपिक्स बन सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर तो काफी कुछ किया जा चुका है, रामविलास शर्मा ने तो पुस्तक भी लिख दिया। ठीक है, तो पुरानी धारा के अंतर्गत कौन कौन है, तमाम नाम इसमें लिए गए। नई धारा प्रथम उत्थान, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, फेडरिक पिंकॉट। एक इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी से अलग व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है, लेकिन इनका हिंदी से लगाव रहा है, जैसे आप लोगों का है। तो ऐसे नई धारा में रखा गया। नई धारा द्वितीय उत्थान, जिसके अंतर्गत श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा, कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसको देखने से लग रहा है कि ये कहीं न कहीं द्विवेदी युग दिखाई पड़ रहा है। तो पुरानी धारा भारतेंदु युग से, नई धारा प्रथम उत्थान वो भी भारतेंदु युग से, नई धारा द्वितीय उत्थान महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी द्विवेदी युग से है। द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि, अब द्विवेदी मंडल भी रहा, उसमें कुछ उसमें कवि रहे हैं, लेकिन उसके बाहर की खासतौर से आप देखेंगे कि राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शंकर शर्मा, इन लोगों से सवाल पूछा जाता है। अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का पुराना क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहां पर इनसे सवाल आते रहे हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दिन, रूपनारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न। ठीक, आप देख रहे हैं दो दो कविरत्न यहाँ पर। आप कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन देखिए इस इंडेक्स के माध्यम से ही आपको पता चल गया कि कवि रत्न उपाधि दो दो लोगों को मिली हुई। ठीक है ना। अब नई धारा तृतीय उत्थान, अब इसमें है द्वितीय उत्थान के भीतर से नई धारा का प्रवर्तन, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट इत्यादि का नाम शामिल है। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा, जिसमें ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद हितैषी,
श्याम नारायण पांडे, तुलसीराम शर्मा, दिनेश, इन लोगों का नाम है। इसके बाद है छायावादी काव्य धारा, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इनका परिचय प्राप्त करने के बाद इनसे रिलेटेड जो भी कविताएं हैं, इस किताब में पूरी संकलित की गई हैं। क्योंकि काव्य पंक्तियां जब पूछ ली जाती हैं तो विद्यार्थी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें जिससे कि उनको लाभ मिलेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताएं। ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल आलोचनाएं ही लिखी, बल्कि उनकी भी कुछ कविताएं रही। संस्कृत काव्यांश वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, माघ। यूपीटीजी टीपीजीटी में थोड़ा सा अंश संस्कृत से भी आता है, तो कुछ कुछ पंक्तियां यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड काम रहे हैं, उनके अनुवाद इत्यादि जो रहे हैं, उनका भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उदाहरण के रूप में मैंने दिखा दिया है आपको कि कैसी कविताओं को संकलित किया गया है। जैसे सरापा का नाम यहाँ पर है, तो सरापा का नाम दिया गया है और फिर उनसे रिलेटेड काव्य पंक्तियां। ऐसे ये पूरी ये पुस्तक है इसी टाइप से। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए उदाहरण के तौर पे। फिर देश भाषा काव्य है, तो नरपति नाल की जो भी पंक्तियां हैं उनका दिया गया है, और न सिर्फ पंक्तियां हैं बल्कि उनमें जो भी कठिन शब्द है उनके अर्थ को भी दिया गया है। ठीक है। ऐसे आदिकाल से लेकर महादेवी वर्मा तक चीजें दी गई हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए ये किताब उपयोगी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको बताया है। उम्मीद है कि खरीदने से पहले एक बार आप बुक स्टॉल पर जाएंगे और इसको उलट पलट कर देखेंगे, इसके बाद ही इसको खरीदेंगे। तो ये किताब आपको कैसी लगी, आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, ठीक है, सीयूईटी, पीएचडी, एकदम से कमर कसकर पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। बस आपके अंदर ये है विश्वास और दृढ़ संकल्प कि हाँ ये मेरे लिए उपयोगी है, उसको कीजिए। बाकी कोर्स और किताबें लोग अपनी अपनी बेचते रहेंगे, ऑफर देते रहेंगे, लेकिन उसका बहुत मतलब नहीं। आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, संतुष्टि के लिए आप खरीद सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। बाकी चीजों के लिए आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।